वहाँ राह। हिंदी की बहुत ही जानी मानी कहावत से मैं आज इस पार्ट में आप सभी का वेलकम कर रही हूँ। इंग्लिश में भी कहते हैं वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, मतलब कि जब हमारी किसी भी चीज को पाने की इच्छा हो, पाने की चाह हो, तब हम उसके लिए रास्ता राह ढूंढ ही लेते हैं। और कई सारे लोग तो हम हमारे आसपास देख रहे ऐसे होते हैं कि वो राह अगर ना ढूंढ पाए तो उसके लिए राह बना लेते हैं। मतलब कि अपनी चाहना की, जो अपनी इच्छा की जो भी बात होती है उसके ऊपर वो अपने इतने एफर्ट्स, अपना इतना पेशन, अपना इतना हार्ड वर्क डालते हैं कि उसके लिए वो अपना अलग ही राह बना लेते हैं। और कई सारे लोग उस पे चल के उसके फॉलोअर बन जाते हैं, यानी कि हमारे वो लोग मार्केट लीडर बनते हैं। कुछ ऐसी ही बात है हमारे एंटरप्रेन्योरशिप की इस पार्ट की। तो यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं पार्ट 4 एंटरप्रेन्योरशिप क्लास 11। आज के इस पार्ट 4 में हम शुरू कर रहे हैं प्रमोशनल फंक्शंस ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। क्या होते हैं ये प्रमोशनल फंक्शंस? कोई भी एंटरप्राइज, कोई भी बिजनेस एक्टिविटी शुरू करने से पहले उसके प्रमोशन के लिए, उसको प्रमोट करने के लिए जो भी स्टेप्स, जो भी प्रोसेस, जो भी काम एक एंटरप्रेन्योर को करने होते हैं उसको प्रमोशनल फंक्शंस कहते हैं। जिसमें फर्स्ट है डिस्कवरी ऑफ एन आइडिया, सेकंड डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन, थर्ड असेंबलिंग द रिक्वायरमेंट्स एंड फोर्थ फाइनेंसिंग द प्रपोजिशन। तो आइए देखते हैं सबको वन बाय वन। फर्स्ट वन है डिस्कवरी ऑफ एन आइडिया। विजुअलाइजिंग आइडियाज ऑफन कंस्ट्रक्टेड एज mental representation and convert this idea into opportunities by using skill, talent and earn profit। किसी भी आइडिया को विजुअलाइज करता है ये एंटरप्रेन्योर, अपने माइंड में उस आइडिया का सेटअप सेट करता है। अपने माइंड में किसी भी आइडिया को देख के, समझ के उसको सेट करता है और फिर अपनी टैलेंट, अपनी स्किल का यूज करके उसे अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करता है और उसी से वो प्रॉफिट अर्न करता है। यानी कि कोई भी इंडिविजुअल को या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल को जब नया कोई भी आइडिया आता है तो अपने दिमाग में वो आइडिया को सेट करके अपनी जो भी टैलेंट है, स्किल्स है, उसके ऊपर जो भी उसे हार्डवर्क डालना है, वो अपना एफर्ट डालना है, उन सब को डाल के वो अपना वेंचर स्टार्ट करता है और उसी के जरिए वो प्रॉफिट अर्न करता है। तो देखते हैं ये सब कैसे होता है। द आइडिया में बी इन्वेंशन एंड इनोवेशन। अब ये आइडिया कैसे होने चाहिए? तो फर्स्ट है उसमें इन्वेंशन और इनोवेशन। हम सबको पता है इन्वेंशन मानी किसी भी नई चीज, नई सर्विस जो अब तक एग्जिस्टिंग नहीं है। अभी तक हम लोग कोई भी ऐसी चीज या सर्विस का यूज नहीं कर रहे हैं। हम सबको, हम में से किसी को भी उसके बारे में कुछ पता नहीं। ऐसी कोई नई चीज ये इन्वेंशन कहते हैं। और इनोवेशन जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स है, जो एग्जिस्टिंग सर्विस है, उसमें कुछ अलग, कुछ नया, कुछ बेटर, कुछ एडवांस फीचर्स, कुछ एडवांस फैसिलिटीज डालना, उसे इनोवेशन कहते हैं। तो ये आइडिया जनरली इन दोनों में से होता है या दोनों भी हो सकते हैं, इन्वेंशन या इनोवेशन। सेकंड वन है टू एक्सप्लॉइट न्यू एरियाज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। हमारे पास जो भी नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल है उसके नए नए एरिया एक्सप्लॉइट करने हैं, मतलब कि उस रिसोर्सेज का अलग तरीके से कैसे यूज किया जाए वो ढूंढना होता है और उसको अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करना होता है। इंडिया में अभी सोलर पार्क काफी मात्रा में बढ़ चुके हैं, जिसके रिलेटेड जो भी इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होता है, अभी इंडिया का नंबर उसमें चीन से भी आगे है। तो ये हुआ एक्सप्लॉइट्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज के यूज का अलग ही तरीका। उसके बाद आता है मोर प्रॉफिटेबल वेंचर। जो भी वेंचर्स हम देख रहे हैं उसमें से ही हम मोर प्रॉफिटेबल कैसे बनाया जाए, किसी भी वेंचर को, किसी भी आइडिया को अलग तरीके से अप्लाई करके उसे मोर प्रॉफिटेबली कैसे यूज किया जाए। एग्जिस्टिंग लाइन ऑफ बिजनेस, काफी सारी लाइन तो बिजनेस की एग्जिस्टिंग है ही, उसमें से ही कुछ हम चूज करके भी अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। डेवलप द आइडिया विद द हेल्प ऑफ एक्सपर्ट। अब उसके पास ये सारे आइडियाज तो आ गए,
अब उस आइडिया के डेवलप के लिए वो उसके रिलेटेड जो भी एक्सपर्ट्स होंगे उसकी हेल्प लेगा और उसकी हेल्प लेके डिस्कस करके अपने आइडिया को वो डेवलप करेगा। नेक्स्ट है डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन। अब आइडिया भी आ चुका है, एक्सपर्ट के साथ बात भी हो चुकी है, तो अब वो क्या करेगा, उस आइडिया के रिलेटेड जो भी इन्वेस्टिगेशन करनी होती है वो डिटेल में अब वो करेगा। कलेक्ट इंफॉर्मेशन डेटा बाय मार्केट रिसर्च एंड सर्वेस। मार्केट रिसर्च एंड सर्वे स्टैटिस्टिकल मेथड से जिसके बारे में हम स्टैटिस्टिक्स के आगे के चैप्टर में एक्सप्लेन करेंगे, पर अभी ये जो हमारा एंटरप्रेन्योर है वो मार्केट रिसर्च और मार्केट सर्वे के जरिए अपने जो की इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है उसको कलेक्ट करता है। कैसे? एनालिसिस ट्रेंड्स ऑफ टोटल डिमांड एंड सप्लाई ऑफ ए प्रोडक्ट। किसी भी प्रोडक्ट की टोटल डिमांड क्या है, टोटल सप्लाई क्या है, उसका ट्रेंड वो एनालाइज करता है। कंज्यूमर टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। अभी के जो कंज्यूमर्स है उसके टेस्ट क्या है, उसके प्रेफरेंसेस क्या है एंड मार्केट की सिचुएशन क्या है। यानी कि एंटरप्रेन्योर अब आगे के स्टेप में मार्केट में जो भी चीजें अवेलेबल है उसकी टोटल डिमांड, उसकी सप्लाई, कंज्यूमर के टेस्ट, कंज्यूमर के प्रेफरेंसेस एंड मार्केट की सिचुएशन की जो इंफॉर्मेशन मिल रही है उसे उसको एनालाइज करेगा। अरेंजिंग रिसोर्सेस, फाइनेंस, पावर, लेबर, रॉ मटेरियल्स एंड मशीनरी। अब वो क्या करेगा, वो उसके लिए रिसोर्सेस का अरेंजमेंट सोचेगा कि अब ये सब एनालाइज करने के बाद अब जब वो एक डिसीजन पर आने वाला है तो उसके लिए उसे कौन कौन से रिसोर्सेस कितने टाइम के लिए कैसे चाहिए, कहाँ से मिलेंगे, उन सब की वो अरेंजमेंट्स के बारे में सोचेगा। The estimates should be based on proper analysis of various factors. अब ये चारों फैक्टर्स की वो वेरियस एनालिसिस करेगा। हमने आगे भी देखा है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में फोरमैन की रिक्वायरमेंट होती है, उन सब का वो प्रॉपर एनालाइज करेगा और उसके बारे में अब वो आगे बढ़ेगा। नेक्स्ट है assembling the requirements. After making sure that the proposition is practical and profitable, the entrepreneur should, अब उसे पता चल गया है कि हमारा जो प्रपोजिशन है, हमारा जो प्रपोजल है वो प्रैक्टिकल भी है एंड प्रॉफिटेबल ही है, तो अब उसके लिए आगे की प्रोसेस क्या होगी। प्रोसेस टू असेंबल द रिक्वायरमेंट्स। आगे के स्टेप में जो भी रिक्वायरमेंट्स के बारे में उसने सोचा, उसकी अरेंजमेंट उसने डिसाइड की, तो अब उसके लिए वो प्रोसीड करेगा। यानी कि आगे के पार्ट में उसने देखा कि कौन कौन सी मशीनरी चाहिए, तो अब वो मशीनरी कहाँ से मिलेगी, किस प्राइस के मिलेगी, कैसे लाई जाएगी, कैसे इंस्टॉल की जाएगी, इन सभी के बारे में आगे प्रोसीड करेगा। अप्रोचेस सम एक्सपर्ट्स जैसे कि टेक्निकल, फाइनेंशियल, मार्केटिंग, प्रोडक्शन एंड लीगल टू ज्वाइन हिम बोर्ड। अब कोई भी प्रोडक्शन एक्टिविटी या कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी जब बड़े पैमाने पे शुरू करनी होती है तब कोई अकेले का तो काम ही नहीं, उसमें काफ़ी सारे फील्ड के एक्सपर्ट्स की ज़रूरत होती है। जैसे कि टेक्निकल एक्सपर्ट चाहिए, फाइनेंशियल चाहिए, मार्केट रिलेटेड भी एक्सपर्ट्स होते हैं, प्रोडक्शन जिसको सौंपा जाए वो भी एक्सपर्ट होना चाहिए और लीगल एस्पेक्ट्स भी देखना पड़ता है। तो इन सभी एक्सपर्ट को वो अपने बोर्ड में ज्वाइंट होने के लिए अप्रोच करेगा। सिलेक्ट फैक्ट्री साइट, डिसीजन अबाउट प्लांट, मशीनरी, रॉ मटेरियल्स। अब वो लोकेशन देखेगा कि मेरी फैक्ट्री जो है या मेरी इकोनॉमिक एक्टिविटी का बेस है वो कहाँ पे डालना है, फिर किस तरह का प्लांट, किस तरह की मशीनरी और किस तरह का रॉ मटेरियल्स कहाँ से कैसे लाया जाएगा, इन सभी के बारे में वो अब सिलेक्शन करता है। प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स आर फाइनलाइज्ड एंड प्रोजेक्ट इज सेट टू बिगिन। और इन सभी के लिए लीगली जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, उसके बारे में वो आगे की प्रोसीजर करता है। फोर्थ, फाइनेंसिंग द प्रपोजिशन। ही डिसाइड अबाउट द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द एंटरप्राइज। कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में भी अब उसे डिसीजन लेना है, जैसे रिक्वायरमेंट्स लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म। हमारे पास जो कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, हमारी बिजनेस एक्टिविटी के लिए जो भी रुपीस हमें चाहिए वो कितने समय के लिए चाहिए, उसमें भी हम दो पार्ट करेंगे। कोई कैपिटल ऐसी होती है जो लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए, जो प्रॉपर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है, और
कोई कैपिटल ऐसी है जो हमें शॉर्ट टर्म के लिए चाहिए, यानी कि हमें कैश फ्लो के लिए चाहिए, हमें मजदूरों को पेमेंट करने के लिए चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए चाहिए, हमारे ऑफिस के खर्चे के लिए चाहिए, फैक्ट्री के मेंटेनेंस के लिए। तो ये सब लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म कितनी कैपिटल कैसे चाहिए, उसकी क्या क्या उसकी रिक्वायरमेंट के बारे में भी उसे डिसाइड करना होता है। फिर वो सोचता है सोर्सेज के बारे में, यानी कि हमारी जो एक्टिविटी है वो बहुत बड़ी है, तो हम शेयर इश्यू बार डालेंगे, डिबेंचर डालेंगे या लोन लेंगे, या इन तीनों का कॉम्बिनेशन करेंगे, कितना करेंगे, कैसे करेंगे, मतलब कि शेयर, डिबेंचर, लोन कहाँ से ये कैपिटल आएगी, मतलब कैपिटल के रिसोर्सेज, उन सभी के बारे में फाइनेंसिंग द प्रपोजिशन के इस स्टेप में एंटरप्रेन्योर को डिसीजन लेना होता है। तो आज के इस पार्ट में प्रमोशनल फंक्शंस ऑफ एन एंटरप्रेन्योर हमने डिटेल में डिस्कस किया। अगले पार्ट में हम लेंगे मैनेजरियल फंक्शंस ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। तब तक स्टे ट्यून्ड विद सिव एकेडमी। थैंक यू।